आज का टॉपिक अपना क्या है? अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। इसमें सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि अचालक पट्टिका में आवेश वितरण कैसे होता है। पट्टिका है तो सीधी सी बात है, उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी। हमारे पास आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन। इसमें कौन सा लगेगा? पृष्ठ आवेश वितरण। सही है। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सिग्मा बराबर Q/A लगेगा। सही है, ये फॉर्मूला लगेगा। सेकंड काम हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस पॉइंट के ऊपर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, वहां से थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखेंगे। बोलो, अचालक परत, शीट कहते हैं इसको। अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र बोले या की तीव्रता बोले, एक ही बात है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तीव्रता। ठीक है, ये करते हैं। सबसे पहला काम हम इसकी दिशा ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम दिशा ज्ञात करना। हमने लाइन चार्ज किया था, ठीक है, उसमें किया था दिशा ज्ञात करना, सेम टू सेम जैसा ही है। देखते हैं, ये हमारे पास जो अनंत विस्तार की अचालक पट्टिका है। अचालक पट्टिका होने का मतलब सारा आवेश इसके अंदर की ओर जाएगा। अगर चालक होती, कंडक्टर होती, तो सारा आवेश इसकी सतह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे होता। अभी ये अंदर की ओर जाएगा। ओके, और ये मान लो सेंटर लाइन है और यहाँ से हम स्मॉल r दूरी पर कोई P बिंदु कंसीडर करते हैं और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अल्प क्षेत्रफल, एक्सट्रीमली स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, इसको डीए बोलते हैं। और जो डिस्टेंस ये है सेम टू सेम डिस्टेंस ये लेते हैं और इधर भी डीए कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पर क्या ये एरिया है तो इसके अंदर चार्ज होगा क्या? भाई जब इस पे प्लस नहीं बना हुआ है तो हम क्या सोचेंगे कि नहीं होगा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये सारा चार्ज इसके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो जगह ऐसी है जिसपे चार्ज नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे भी चार्ज है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, चार्ज। चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आएगी कि अंदर जाएगी? अगर P पॉइंट से भी तो कोई न कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, कोई एक तो होगी जो निकलेगी। और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से जाएगी तो इसकी डायरेक्शन इधर की साइड होगी। सही है क्या? तो इस एरिया के कारण इधर की तरफ जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो इधर की साइड होगी। सही है, सेम सिचुएशन इधर की साइड भी होगी। इस एरिया से भी चार्ज है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी तो कोई एक फील्ड लाइन होगी जो इस पॉइंट P से निकलेगी। तो हम ऐसे करते हैं इसको, और ये फील्ड लाइन इधर, इसका जो डायरेक्शन है इसके कारण तो इधर की साइड होगी। क्या एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं। पॉसिबल अगर नहीं है, इट मींस हमें यहाँ पे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा एक्चुअल डायरेक्शन किधर की साइड है। ये ना तो ये डायरेक्शन रहेगी ना ये डायरेक्शन रहेगी। तो हम ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। सोचो कि ये अल्फा एंगल है, ठीक है, ये डिस्टेंस है जो r है, ये अल्फा एंगल। अगर ये अल्फा है तो देखो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये और ये डिस्टेंस बराबर है। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर है और ये बीच वाली लाइन दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल में कॉमन है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। अगर आधार समान है, लंब समान है, तो सीधी सी बात है कर्ण भी क्या रहेंगे, समान है। अगर सब समान है तो तीनों कोण भी समान है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये जो एंगल है अल्फा, तो ये भी अल्फा ही, इसके सामने वाला ये त्रिभुज अल्फा। ठीक है, कैसे एंगल कहते हैं इनको? शीर्षबिंदु। ये एंगल है तो ये भी अल्फा। ठीक है, अब जिधर कोण होता है उस साइड में cos अल्फा आता है और जिधर कोण नहीं होता है उधर की साइड में
ये एक्स एक्सिस पे दोनों कोण है, तो इधर के दोनों घटक cos अल्फा आएंगे, इसके और इसके दोनों, ठीक है। और इधर देखो कोण नहीं है, ये इस एरिया में कोण नहीं है, यहाँ पे अगर कोण नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, करते हैं इसका कंपोनेंट इधर की साइड। हम क्या करते हैं, कंपोनेंट आगे या पीछे भी बना देते हैं, पर ऐसा नहीं, हमें इसके लंब डालते हैं इधर परपेंडिकुलर, और जहाँ मिलता है उधर की साइड ही बनना चाहिए, ये इतना ही आएगा। तो बोलो DE cos अल्फा, ठीक है, इसके कारण। और इसका इधर घटक क्या होगा, DE sin अल्फा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन है। तो इसके कारण बोलो इधर की साइड DE cos अल्फा, और इधर की साइड DE sin अल्फा। ये दोनों कंपोनेंट जो है DE sin अल्फा वाले y अक्ष पर दोनों इक्वल है और ऑपोजिट साइड में बराबर है, और विपरीत दिशा में इसके कारण क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अगर कैंसिल हो जाएंगे तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में है तो वो एंगल आपस में जुड़ जाएगा। ऐसा सोचो कि एक कार है और पीछे से दो आदमी धक्का दे, तो सीधी सी बात आगे जाएगी, दोनों का जो बल लगेगा वो एक दिशा में लग रहा है, और एक दिशा में लगने के कारण ये ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सही है। यहाँ वाई एक्स पे क्या सोचते हैं, एक आदमी आगे से धक्का दे रहा है, एक आदमी पीछे से धक्का दे रहा है, और दोनों बल आपस में बराबर है, इक्वल है। तो कार का जो गति होगी, परिणामी बल होगा, ठीक है, रिजल्टेंट होगा, वो 0 रहेगा। दोनों बल एक दूसरे के क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, ये पॉइंट देखो, पहले लिखा नहीं, अभी लिखते हैं, ये पॉइंट P है और ये मान लो O है, ठीक है। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है कि जो चार्ज शीट है उसके कारण इस P पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, डायरेक्शन बोलो, O से P, O से P, सही है क्या। ये O से P जो लाइन है वो परपेंडिकुलर द एरिया है 90 डिग्री, क्योंकि आप ऐसा डायग्राम तो ऐसा बनाओ, रखा तो ऐसा है, ये परपेंडिकुलर टू एरिया, सही है क्या। तो अभी निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन, कि दिशा किसकी, विद्युत क्षेत्र इधर की साइड O से P की और होती, ठीक है, पूरा लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, O से P की साइड होती है। तो ये जो डायग्राम है अपने को ध्यान रखना है, और इस डायग्राम से तीव्रता की दिशा किधर आ जाएगी, बोलो, आगे हम ज्ञात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका हम सूत्र ज्ञात करेंगे। सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, गाउस के नियम का उपयोग करना होगा। गाउस के नियम के उपयोग के लिए आपको कुछ बातें बताई गई है कि इसमें हमें सबसे पहले जो रेखीय आवेश है उसके लिए क्या ज्ञात करना होगा, पहला पॉइंट गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करना होगा, गाउसीय पृष्ठ, ठीक है। ये स्टेप याद रखेंगे तो ये सारी चीज हमें याद रहेगी। गाउसीय पृष्ठ हमारे पास आ जाता है, उससे हम थीटा निकालेंगे कोण के कारण, ठीक है, थीटा निकाल के उसके बाद 2 नंबर क्या करना है, फाई बराबर 2 इंटीग्रेशन E डॉट d, ये फॉर्मूला परिभाषा के अनुसार ये लगाना, ठीक है। इस फॉर्मूले में डॉट हटेगा, cos थीटा है, डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट है, और ये अदिश होना है, डॉट हटेगा तो क्या आएगा, cos थीटा। थर्ड बात करते हैं हम गाउस के नियम की, इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। अगर कभी सारा आवेश अंदर हो तो इन दोनों की तुलना कर लेते हैं, अगर कुछ आवेश अंदर हो और कुछ आवेश बाहर हो तो हम यहाँ पे Q इन की गणना करेंगे, ठीक है। 4 नंबर Q इन, इनसाइड जो भी चार्ज है उसकी गणना करेंगे, और गणना करके यहाँ पे रख देंगे। यहाँ रखेंगे तो हमारे पास समीकरण 3 बनेगी, ये समीकरण 1 बनेगी, और 5 नंबर 1 व 3 की तुलना करेंगे। तुलना करने से हमारे पास E का फॉर्मूला आ जाएगा, सब सारे स्टेप ऐसे ही, ठीक है। 6 नंबर फिर इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसा बनता है दूरी में और तीव्रता में, सही है।
ये स्टेप अपने को याद रखने, इस स्टेप के अनुसार सारे काम होते हैं। अब लोगों ने देखा है कुछ पहले तीव्रता सूत्र ज्ञात किए थे, उसमें भी ये स्टेप थे। चालक गोले के अंदर किया था तो उसके अंदर सारा आवेश अंदर ही था, बाहर कुछ था ही नहीं, इसलिए हमने क्यू इन की गणना नहीं की। अभी करते हैं बिल्कुल सेम वैसे का वैसे है। तो आवेश कैसा है? अचालक परत है, ठीक है। परत या पट्टिका एक ही चीज होती है। अचालक परत के कारण तीव्रता याद करें, ये अनंत विस्तार की अचालक परत है और जिसके कारण हम तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। अचालक परत है तो इसको दिया गया आवेश अंदर की साइड होनी चाहिए, ठीक है, समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये इसकी एक्स मान लो, यहाँ से कुछ दूरी पर स्मॉल आर पर कोई बिंदु P। पहला पॉइंट क्या बताया था, क्या करना होगा अपने को? ये जो P पॉइंट है यहाँ से गाउसियन पृष्ठ गुजरना चाहिए। कोई भी हमने सवाल किया उसमें आप लोगों ने नोट किया होगा कि गाउसियन पृष्ठ होगा वो हमेशा बिंदु P से गुजरेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है r और सेम ये डिस्टेंस रहेगी इधर भी r, बिल्कुल नाप के। और ये पेपर आपके इस साइड से रखा हुआ है, ठीक है, किताब होती है तो ये आपके इस टाइप से रखा हुआ है और ये बीच में से सेंटर में से ये अक्ष निकल रही है या दूरी आर है, कुछ भी समझो। अब हम क्या काम करेंगे कि यहां से गुजरने वाले एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसियन पृष्ठ काल्पनिक होता है, हम इसको डॉट डॉट में बना रहे हैं। कोई नहीं करते, ठीक है, दोनों साइड बराबर रखने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये इसका वृत्ताकार पृष्ठ हो गया और इसको हम S1 मान लेंगे। वृत्ताकार पृष्ठ पर अल्पांश इसको हम S2 मान लेंगे। वक्र पृष्ठ मुड़े हुए भाग के ऊपर, ठीक है, और ये तीसरा अल्पांश इधर मानेंगे S3। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात की थी, वो हमें पता O से B की साइड होती है। ये बिंदु O हो गया और ये बिंदु P हो गया। इधर की साइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगी, दिशा होगी। अब इसमें भी इधर की साइड ही होगी। ये अचालक परत है, इधर की साइड ही तीव्रता होगी, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट इधर है, ऑपोजिट साइड है, तो इसमें तीव्रता की दिशा इधर की साइड होगी, ठीक है, समझ में आता है। ये हमारे पास अचालक परत है और ये इस टाइप से रखी है। ये पॉइंट S1 और S2 इधर की साइड है, तो तीव्रता इससे दूर होगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव होता तो इसकी और होती, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और इसमें तीव्रता की डायरेक्शन इधर की साइड होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम निकालेंगे। एरिया वेक्टर भी इधर की साइड। एरिया वेक्टर हमने बताया था परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। तो ये सरफेस बेलनाकार सतह है और ये सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर इधर की साइड होगा ऐसे। ये मुड़ा हुआ भाग है, इसमें किधर होगा? ऊपर की ओर। इसमें किधर होगा? इधर की साइड, ठीक है। एरिया वेक्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये डी ए वेक्टर और ये वाला डी ए वेक्टर, हम इसको θ1 मान लेते हैं या थीटा मान लेते हैं। θ1 = 0 और cos 0 बराबर या θ2 बराबर 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है? 0 होता है। और यहाँ पे θ3 = 0 और cos 0 बराबर 1। सही है, ये चीजें हमने कर ली। तरीका वही परिभाषा के अनुसार। फाई बराबर क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस E डॉट dA वेक्टर वेक्टर है। कुछ लोग यहाँ पे S लिखते हैं, कोई बात नहीं, सरफेस के लिए S आता ही सतह के लिए, ठीक है। तो कितने भाग है इसके? 3, S1 S2 और S। तो हम करेंगे E dA वेक्टर डॉट प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S2 E डॉट dA, ध्यान रखें
प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S3 E डॉट ds। क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछली बार किया था? किसके लिए? अनंत रेखीय आवेश के सेम है। तो अगर हम वो चीज याद कर लेते ये अपने आप याद रहते, ठीक है। थोड़ा इधर ले लेते, दिख रहा है इसमें? थोड़ा इधर। तो ये रह गया फाई बराबर S1 E 3a cos थीटा 1 है ना, थीटा 1 प्लस S2 बोलो DA cos थीटा 2 प्लस S3 E cos थीटा 3। ठीक है, E को बाहर ले लो। S1 DA थीटा 1 कितना है? 0 और 0 का मान कितना है? प्लस S2 E DA और 0। अब 0 से इसका वैल्यू करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, मान लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। प्लस S3 DA cos थीटा 3 ये ना वैल्यू 1 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं। ये वैल्यू कितनी होगी? 0 बराबर E S1 DA प्लस 0 प्लस E at DA और S1 S1 क्योंकि S1 बराबर S3 है, चेक करो है कि नहीं, इसलिए हमने S1 लिख दिया, या भले S लिख तो कोई बात नहीं, बराबर करके S लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2E S1 DA। DA का फॉर्मूला क्या होता है? A होता है। S1 DA बराबर, अगर डायग्राम में देखेंगे एरिया टोटल कहाँ पे है, एरिया टोटल कहाँ है, तो बोलो फटाफट बोलो। इस डायग्राम में ये एरिया का है, ये वाला वृत्ताकार भाग का, ये जो वृत्ताकार भाग है उसका एरिया S1 तो यही है ना, ये वृत्ताकार भाग, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r। यहाँ पे क्या r दिया हुआ हमें? नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया? ये है ना r, ये दूरी है, हमें इसकी त्रिज्या चाहिए, वो त्रिज्या हमें नहीं है। अगर इसकी त्रिज्या होती r तो हम पाई r स्क्वायर लिख सकते थे, अभी यहाँ इसकी त्रिज्या नहीं है, इसलिए हम पाई r स्क्वायर नहीं लिख सकते, हम a ही रह सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 गाउस के नियम से ये इससे निर्गत फ्लक्स हो गई। फ्लक्स एक अदिश राशि है और उसका फॉर्मूला आ गया गाउस के नियम से। गाउस के नियम से पाई बराबर q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गई। अब यहाँ पे तो इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। रीजन क्या बताया था हमने? सारा आवेश अंदर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है? कुछ आवेश बाहर है और कुछ आवेश अंदर है। चेक करो, यहाँ पे कुछ आवेश गाउसियन पृष्ठ के अंदर है और ये जो आवेश दिख रहा है और नीचे जो आवेश दिख रहा है वो गाउसियन पृष्ठ से बाहर है। ऐसी कंडीशन में हमें q इनकी गणना करनी पड़ेगी। आवेश का सूत्र सीधा सा होता है आवेश घनत्व इनटू, जैसी चीज है वैसा लगाओ। कल हमने लंबाई के लिए किया था तो इनटू लंबाई लगा ली, आज हम क्षेत्रफल के लिए कर रहे हैं तो इनटू क्षेत्रफल लगा लेंगे। और एक दिन हमने आयतन के लिए ठोस गोले के अंदर की साइड किया, उसमें हमने आयतन निकाला तो आवेश घनत्व इनटू आयतन आ गया। वहां पे हमने सूत्र लगा दिया था आवेश बटा कुल आयतन इनटू गाउसियन पृष्ठ आयतन। आवेश बटा कुल आयतन, आयतन आवेश घनत्व है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या काम करते हैं कि q इन की गणना करते हैं, की गणना, ठीक है। q इन की गणना कैसे करें? q इन बराबर हो जाएगा आवेश
घनत्व, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, आवेश घनत्व इसका क्या, लैम्डा सिग्मा या रो? सिग्मा रहेगा। सही है, सिग्मा का फॉर्मूला क्या रहेगा? सही है। अब हमें यहाँ इस डायग्राम को मिटाना होगा। डायग्राम का काम खत्म। डायग्राम का काम है यहाँ पे जो कोण बनते हैं उसको निकालने। ठीक है, तो हम एक बार वापस समझ लेते हैं। पूरे गाउस से पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्स का मान ये है। सही है, इस गाउस से पृष्ठ के 3 भाग है, एक वृत्ताकार है, दूसरा वृत्ताकार है और तीसरा ये मुड़ा हुआ भाग वक्र पृष्ठ है। आप एक बेलनाकार वस्तु की कल्पना करो। तो यहाँ पे इस पे S1, S2 और S3 मान लिए। S1 और S3 तो है वृत्ताकार भाग पे और ये है वक्र पृष्ठ मुड़े हुए भाग। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री अगर ये सतह इस टाइप से है तो 90 डिग्री उधर होगा। ये मुड़ी हुई सतह ऐसे होगी, ऐसे U, तो इसके ऊपर एरिया वेक्टर ऊपर की साइड होगा और इधर वृत्ताकार भाग इधर की साइड। और विद्युत क्षेत्र की दिशा में कोण कितना बन रहा है? 0, 90 और 0। cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1 और cos 90 का मान 0। तो वो चीजें यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे cos 0 हो गया, cos 90 की वैल्यू 0 होगी S2 के ऊपर। यहाँ पर cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। दूसरा S1 और S3 दोनों एक ही बेलन के वृत्ताकार भाग है और वो बराबर है, इसलिए आप चाहो तो S1 लिख दो, नहीं तो बराबर करके S लिख दो। हमने S1 लिखा, दोनों जुड़ गए। इसका फॉर्मूला ये होता है। सही है, तो इसके लिए A लिखा तो यहाँ पे A लिख दिया। A क्या है? S1 का क्षेत्रफल। S1 क्या है? वृत्ताकार भाग। इसका क्षेत्रफल होता है पाई r²। r दिया हुआ है, लेकिन ये r इसकी रेडियस नहीं, त्रिज्या नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे? इसका पाई r² नहीं लिखेंगे। कारण पता है, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमें पता है। तो अब हम ये डायग्राम मिटाएंगे। गाउस के नियम से आवेश अंदर की तरफ और एप्सिलॉन 0 का अनुपात होता है। आवेश की गणना करके हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 आएगा, फिर 1 और 3 की तुलना। मिटा दे डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास आवेश घनत्व का हम क्या सिग्मा लिख सकते हैं और इनटू A, सिग्मा इनटू A। सिग्मा हमारे पास क्या है? आवेश बटा बोलो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका? कौन से पृष्ठ? अरे भाई वृत्ताकार है या ये वाला है? किसका भाई? क्षेत्रफल किसका? बहुत से पृष्ठ का होगा ना। भाई घनत्व किसका निकालना है? ये चालक पट्टिका। आवेश किस पे आया है? अचालक पट्टिका पे आया है। तो आवेश घनत्व किस पे निकालेंगे? गाउस के पृष्ठ के लिए निकालेंगे या पट्टिका के लिए निकालेंगे? पट्टिका के लिए। तो पट्टिका का क्षेत्रफल बता सकते हैं क्या? क्यों नहीं बता सकते? तो क्या हम ए लिख सकते हैं यहाँ पे? क्यों? जब एरिया बता ही नहीं सकते तो कैसे लिख सकते? यहाँ पे हम एरिया नहीं लिखेंगे। एक दिन फिर भी ऐसा बताया था पहले। सही है, एरिया हम नहीं लिख पाए, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको सिग्मा ही रहने देते हैं। और क्यू इनसाइड का चार्ज कहाँ पे रखते हैं? क्यू इन का मान समीकरण 2। बात आई समझ में? तो भाई आवेश घनत्व किसका निकाल रहे हैं? अचालक पट्टिका। क्या अचालक पट्टिका का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो क्या? आप नहीं निकाल सकते हो तो रखेंगे। ठीक है, तो यही रहेगा समीकरण नंबर 3 रहेगा। क्यों 1 का मान 3 नहीं रहेगी, 3 तो आएगी, उसको बनाएंगे।
ठीक है, तो अभी क्या लिखे, फाई बराबर क्यू इन की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे क्यू इन साइड था, अंदर की तरफ आवेश, उसकी जगह हमने मान लिख दिया। ये बन गया समीकरण नंबर 3। क्या हम समीकरण 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड देखें? 1 और 3 लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम है। चलो देखते हैं समीकरण 1 और 3 की तुलना करना। 1 और 3 की तुलना हो गई हमारे पास 2E बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये से ये कैंसिल हो जाएगा? तो बोलो E का फॉर्मूला क्या बचेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, क्या इस फॉर्मूले में R आ रहा है? अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्या इधर कोई सदिश राशि है? तो हम लगाएंगे एकांक सदिश। जिस तरह से पिछली बार हमने आर कैप लगाया, ये लिख रहे हैं हम सदिश रूप में। ठीक है, क्लियर? क्या अचालक पट्टिका के कारण तीव्रता का मान दूरी पर निर्भर करता है? ये अचालक परत है, इससे थोड़ा दूरी पर P बिंदु है और थोड़ा दूरी पर Q बिंदु है। दोनों में से किस पे तीव्रता ज्यादा होगी? दोनों के बराबर, क्योंकि दूरी पर निर्भर करता है। तो क्या हम यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं? E व R में ग्राफ ये रहा और ये R की साइड लेते हैं, सीधा बनेगा, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे हम ग्राफ इस टाइप का बना देंगे। ये चीज बता रहा है कि डिस्टेंस के पॉइंट आप अलग ले, A B C कोई पॉइंट ले, A पे भी तीव्रता जितनी है, B पे उतनी है, C पे उतनी है। अगर ग्राफ ऊपर जा रहा होता तो हम कह रहे थे तीव्रता बढ़ रही है, ग्राफ नीचे जा रहा है तो हम बोलते तीव्रता कम हो रही है। लेकिन ग्राफ कांस्टेंट है, इसलिए हम बोलेंगे तीव्रता नियर है। और यहाँ से यहाँ तक की ये जो वैल्यू है, ये किसके बराबर होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। निकाला ना, ये इसके बराबर। तो ये चीजें आ गई समझ में? ठीक है।